इसमें से इनडायरेक्टली क्या हो गया कि हम जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमें हम्म। एमएसपी दे दो, हम्म। तो एमएसपी उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। हमने हमारी एमएसपी खुद ही तय कर ली है। हमारा जो कोई भी ग्रोअर है वो सिक्योर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे किसान है जो खेती में अच्छे पैदावार के साथ साथ पैदावार को अच्छे मुनाफे में से बेच रहे हैं। तो चलिए जानते हैं गणेश जी से कैसे एक किसान भाई को पैदावार की अच्छी कीमत मिल सकती है। स्वागत है गणेश जी आपका। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम गणेश कदम है। मैं नासिक महाराष्ट्र से फार्मर हूँ। अभी हमारा जो नासिक एरिया है वो ग्रेप्स के लिए मशहूर है, और ग्रेप्स की फार्मिंग इधर ज्यादा पैमाने पे होती है। मेरा एक्चुअल खुद का होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, और होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैं अभी खेती में पूरे इंटरेस्ट के साथ खेती कर रहा हूँ। ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ। तो खेती में अभी ये तो है, लेकिन अलाइड एक्टिविटी जो होती है कि हमें अलाइड एक्टिविटी करना, तो हम यही सोचते हैं कि एक गाय गाय रखो, भैंस रखो या उसका दूध निकालो। यही एक अलाइड एक्टिविटी ना पकड़ते हुए हमने जो हम सह्याद्री के फार्मर है, सह्याद्री फार्म जो नासिक की बेस्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो उसके हम फार्मर्स है। तो उसके मॉड इज वन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो 13 लोग हैं, उन्होंने सोलर ड्रायर का नया कंसेप्ट किया है। तो उस सोलर ड्रायर में हम अभी बाकी सारी चीजें ट्राई की थी हमने। जैसे टमाटर है, वो करने के बाद हमें हमें ये पता चला है कि हमारे इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कोर प्रोडक्ट ग्रो होते हैं, जैसे कि ओनियन है, उसके अच्छा। बाद कैरेट्स है, और कुछ अभी छोटे पैमाने पे स्ट्रॉबेरी हो रही है, और ग्रेप्स है। मेजर तो ग्रेप्स है। तो ग्रेप्स में उसका ड्राइंग करना और उसको अच्छी तरीके से बेचना, ये नया कंसेप्ट हमने इसमें अभी स्टार्ट किया है। आपने खेती कैसे और कब शुरू किया, ये हमें जानना है सर। मैंने 2004 में जब होटल मैनेजमेंट पास आउट किया था, जी। तो उधर जब भी कमर्शियल लैंड लेनी पड़ती थी। अभी समझो होटल डालना है, तो मुझे तो जॉब करना नहीं था। तो अगर होटल डालना है तो कमर्शियल लैंड लेनी है, और कमर्शियल लैंड के लिए मुझे मेरी जो खुद की खेती है वो बेचना जरूरी हो गया था। अच्छा। इसलिए मैंने डिसीजन वो मैंने प्रैक्टिकल सोच के साथ लिया था, क्योंकि हमारे इधर ग्रेप्स का अच्छे तरह से ग्रोइंग होता था। ग्रेप्स के फार्मर मतलब अच्छी तरह से पैसा भी कमा रहे थे। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही मैंने ग्रेप फार्मिंग करने का डिसीजन लिया था। तो सर, हाँ। ग्रेप्स छोड़ के और कोई ऐसा फसल है जो आपके एरिया में ज्यादा होता है, और आप कौन कौन से फसल की खेती करते हैं सर? ये जो नासिक एरिया है, हम्म। उसको मुंबई और पुणे के लिए वेजिटेबल बास्केट ही बोला जाता है। तो यहाँ अच्छा। पे बहुत सारे लीफी वेजिटेबल ग्रो होते हैं। जो हम्म। कैश क्रॉप में अगर हम गिनती करेंगे, तो टमाटर का अच्छी तरह से ग्रोइंग होता है। हम्म। बाद में नासिक एरिया ही ओनियन के लिए भी फेमस है, जितना इसके लिए ग्रेप्स के लिए है। हम्म। उसके बाद अभी टमाटर का ग्रोइंग ज्यादा पैमाने पे होता है, हम्म। और वो भी कमर्शियली होता है। हमारे हमारे यहाँ पे पर एकड़ उसका न्यूट्रिशन प्रोग्राम डिसाइड करने के बाद पर एकड़ जो यील्ड है 20 kg के, हम कम से कम 3 से 5 हजार कैरेट की करीब यील्ड निकालते हैं। वाओ। और उसी के साथ अंगूर का तो आपने सुना ही है। हाँ। बाद में अभी हम नए जो एक्सोटिक वेजिटेबल है, जैसे सेलेरीज है, ब्रोकोली है, हम्म। उसके बाद रेड कैबेज है, हम्म। एस्पेरेगस है, उसके भी फार्मर कर रहे हैं। उसके बाद पॉलीहाउस में अच्छी तरह से रोजेस का पूरा दिल्ली और बेंगलोर के लिए एक्सपोर्ट यहाँ से सप्लाई अच्छा। होता है। अच्छा। तो ये मतलब मल्टी डायमेंशन फार्मर है यहाँ के। लोगों को पूरी पूरी तरह से हाईटेक फार्मिंग करने की आदत पड़ गई है। किसान भाई जो हमारे हैं वो प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसको मुनाफे में बेच नहीं पाते हैं। ये एक समस्या है किसान भाइयों की, और यही समस्या शायद आपको भी फेस करना पड़ा था शुरुआत के दिनों में। तो ये हाँ। आपने कैसे इसको ओवरकम किया सर? और ऐसे अगर कोई किसान भाई है, ठीक है, जिनको अभी भी ये समस्या हो रही है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? हाँ। मैम, अभी जैसे सिचुएशन है, फार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इतना भी सेफ नहीं रहा है। जी। तो हर टाइम में चैलेंज है, लास्ट मोमेंट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी होती है। हम्म। लेकिन हम्म। अभी हमें हेल्प करने के लिए कोई आएगा, ये सोच के हम्म। गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा, ये हम्म। सोच के अगर काम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व नहीं होने वाली। हमें करना क्या है कि हमारा जो अकाउंट है,
आज के डेट पे मेरा खुद का जो फार्म है, 10 एकड़ का फार्म है, और मैं प्रॉपरली अकाउंट, अभी जो मैं बैठा हूँ तो मेरा खुद का एक रूम है, उस पे प्रॉपरली अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। हर टाइम हम जितना भी हमारा स्टॉक आता है उसका इनवर्ड लेते हैं। उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट को, मतलब हम इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल है, मैंने ग्रेप्स गार्डन के प्लॉट नंबर 1 को यूज किया है, कोई प्रोड्यूस इनपुट जो इनवर्ड हुआ है वो किसको गया है, इसका प्रॉपरली प्रोजेक्ट का या उस क्रॉप का प्रॉपर हिसाब हम जोड़ के रखते हैं। हमने उसके बाद अगर स्ट्रॉबेरी किया, बिल्कुल किया, तो उसका इंडिविजुअल क्रॉप का प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ये मार्केट पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है। अपना हमारा जो खेती का बिजनेस है वो पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है। ये तो सब मतलब किसी भी फार्मर के लिए वही रूल है, उसमें कोई मतलब अलग नहीं है। लेकिन हमें अकाउंट रखने से ये पता चलता है कि कौन से टाइम पे हमने सोइंग किया था या प्लांटेशन किया था, हमें अगले साल की स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आए थे। प्रॉपर रिकॉर्ड होने के बेनिफिट्स ये मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि फार्मर रिकॉर्ड रखता नहीं है। रिकॉर्ड रखना ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि टमाटर का एग्जांपल बताया, ग्रेप्स का है, ओनियन का भी हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें हमारा बी प्लान रेडी चाहिए। अगर एक ग्रुप जो भी हम प्रोसेस, अभी बी प्लान बोले तो प्रोसेस करना है। अच्छा। और प्रोसेसिंग के लिए अकेला फार्मर कुछ नहीं कर सकता जी। तो इसलिए हमें करना है कि प्रोसेसिंग के लिए ग्रुप बन के ही काम करना है। और ग्रुप भी वो खुद के हित में चले, उसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आए। जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिट्स इजी तरीके से मिल रहे हैं वो लेते हैं हम। हमें बी प्लान में, जो हम बी प्लान की बात कर रहे थे, उसमें हमें प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग है, जो भी पोटैटो है तो पोटैटो का वेपर्स बनाओ, स्टार्च निकालो। कॉर्नफ्लावर का कॉर्नफ्लावर होगा उसका भी स्टार्च निकलेगा। हर चीज का प्रोसेसिंग होता है। अगर प्रोसेसिंग का अगर रेडी हो गया प्लान, तो उसके लिए ग्रुप बन गया, प्रोसेसिंग हो गई, तो क्या सिचुएशन होती है। तो एक टमाटर का एग्जांपल लेंगे। आज के डेट पे पहले क्या होता था कि टमाटर का अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हमें वो फेंक देना पड़ता था जी। रोड के साइड पे, मार्केट के बाजू में टमाटर के मतलब छोटे छोटे हिल वो वेस्टेज होता था एक जी। वेस्टेज होता था। हाँ जी। लेकिन अभी जब टमाटर का प्रोसेसिंग का, मतलब टमाटो केचप का, टमाटो प्यूरी का अभी प्रोसेसिंग हो रहा है सह्याद्री की वजह से, तो अभी क्या सिचुएशन है कि टमाटर का जो प्राइस है 5 रुपीज के.जी प्रोसेसिंग के लिए एश्योर्ड हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैरेट, मतलब इधर का जो रेट है वो 20 के.जी का कैरेट का रहता है, तो 100 रुपीज कैरेट का प्राइस हो गया। जो भी फ्रेश मार्केट, फ्रेश कंजम्पशन के लिए टमाटर जाने वाला है, तो उसकी भी मर्चेंट रहा तो उसको वो 100 रुपीज के आगे लेना पड़ेगा। तो इसमें से इनडायरेक्टली क्या हो गया कि हम जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमें एमएसपी दे दो, तो एमएसपी उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, हमने हमारी एमएसपी खुद ही तय कर ली है। अच्छा, ये तो बढ़िया है सर। हाँ, तो हम अभी 100 इनडायरेक्टली मार्केट को मालूम है कि इनको प्रोसेस के लिए 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो हमें 100 के आगे ही लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारा जो कोई भी ग्रोअर है वो सिक्योर हो गया है। इसी तरीके से हमें कोई भी क्रॉप करे ग्रुप बन के करना है, उसका पहले तो एग्रोनॉमी सेट करना है। एग्रोनॉमी में क्या है कि अगर जो पिकिंग वाले क्रॉप रहते हैं, मतलब जिसको मल्टीपल पिकिंग रहता है, ऐसे मतलब टमाटर है, कैप्सिकम है, इसका वन टाइम हार्वेस्टिंग होता नहीं। उसको अगर न्यूट्रिशनली अच्छी तरह से हमने मैनेज किया तो उसका यील्ड हम 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हैं। और दूसरे जो क्रॉप है जिनका वन टाइम हार्वेस्टिंग होता है, उसमें हमें क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग क्या एक्टिविटी बन सकती है कि ए, बी और सी ग्रेड रहता है कोई भी प्रोड्यूस में, तो हमारा ए ग्रेड का प्रोड्यूस कैसे 80% तक जाए। अगर हमारा ए ग्रेड का प्रोड्यूस 80% पे जाएगा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एश्योर हो जाता है। अच्छा, ये दोनों तरीके से अगर प्लान करेंगे, वन टाइम हार्वेस्टिंग वाला क्रॉप और मल्टीपल पिकिंग वाला क्रॉप, तो मतलब अच्छा रहेगा। और बाद में नेचर और मार्केट वापस वही चीज है कि अपने हाथ में नहीं है। कोरोना जैसी सिचुएशन है, जो फैक्टर अपने कंट्रोल में है उस पे काम कर सकते हैं, जो फैक्टर अपने कंट्रोल के बाहर है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ा मतलब दुख की बात है कि खेती में जो भी एजुकेटेड लेबर कोई मिलता नहीं। आज के डेट में कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक भी जाएंगे तो एजुकेटेड लेबर खेती में मिलना मुश्किल है। जी, बिल्कुल सही बात सर। तो हमें उनको मैनेज करके
मैं ये सारी चीजें खुद ही करता हूँ। हम्म। अभी हमारा जो टाटा ट्रस्ट के साथ टाटा स्ट्राइव का कोर्स है, जी। स्किल डेवलपमेंट एकेडमी है, हम्म। उसमें से कुछ लोग मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग को आते हैं, लेकिन हम्म। वो ओजीटी रहता है, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो एक दिन का रहता है। हम्म। तो एक दिन में उनसे तो जो इन्वेंट्री है, ये सारी छोटी मोटी चीजें करवा के वो काम करता हूँ। उनमें अच्छा। से ही कुछ लोगों को इंटरव्यू लेके अभी जॉब पे रहने की हम्म। इनकी इच्छा हो रही है, क्योंकि यहाँ जब वो ट्रेनिंग को आते हैं तो वो फार्मिंग का अलग तरीके से देखने की उनको आदत पड़ गई है। तो उनमें से जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम भी इधर 1-2 साल काम करेंगे। तो सर सोलर ड्राइंग के अलावा और किन किन प्रोसेस से हमारे किसान भाइयों को अपने उपज के अच्छे दाम मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब मैडम, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। सोलर ड्रायर एक जो हमारा पहला एक है कि हम्म। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना ये जरूरी है हम्म। फार्मर को। हम्म। वो भी उसका कुछ तो विजन होना चाहिए। हम्म। फार्मर के लिए कोई बड़ा विजन नहीं चाहिए हमें। हम्म। फार्मर के लिए ये चाहिए कि उसके आजू बाजू के 10 किलोमीटर में कौन सा क्रॉप ज्यादा पाए। जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि आपके इधर बिल्कुल। कौन से क्रॉप क्रॉप ज्यादा होते हैं, तो वो क्रॉप आइडेंटिफाई करो। हाँ एक जी। क्रॉप का स्टार्ट मतलब फार्म टू फोर्क तक, मतलब प्लेट तक आपके पूरा सोल्यूशन निकालो। उसका ग्रोइंग अच्छा हो, उसमें केमिकल का जो एनालिसिस करने के बाद कम से कम रेसिड्यू रहे, ये सारी चीजें उसको बी प्लान में उसका प्रोसेस भी करो। ये सारी चीजें जब करेंगे तभी जाके फार्मर, पहली बात है फार्मिंग का प्रोसेस जरूरी है, प्रोसेसिंग एक्टिविटी होना जरूरी है। फ्रेश कंजम्पशन के लिए बहुत सारे लिमिटेशन आते हैं, इसलिए हमें हमें इसका सोल्यूशन यही है कि हमें उसको स्टार्ट टू एंड तक सोल्यूशन देना है। तो सर आप ये जो ड्राइंग प्रोसेस करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, इसमें आपको क्या अलग से फायदा हुआ है और हमारे किसान भाइयों को ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? अभी हमने जो ड्रायर लगाया है वो पूरा सोलर का ड्रायर है। जैसे पॉलीहाउस रहते वैसा पॉलीहाउस का ड्रायर बनाया है। वो 500 केजी कैपेसिटी का है। तो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो चॉपिंग करके या जिसके सॉर्टिंग करके 500 केजी हम डालते हैं हर एक क्रॉप का। मतलब जैसे एग्जांपल लेके रेजिन है, तो 5 केजी रेजिन डालने के बाद उसका रिकवरी 1 केजी आता है। अच्छा। मतलब ड्राइड जो रेजिन है वो 1 केजी का तैयार होता है। अभी हमने ये सब करने के बाद हमने उसमें से रेशो निकाला है कि हमारा एक महीने में किसका कितना प्रॉफिट, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, उसका डिप्रिसिएशन है, और उसका लेबर चार्जेस है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ये सारा हमने उसमें जोड़ के और हमारे खुद का जो हमारा टिप्स हम ड्राई करते हैं, तो उसमें कम से कम 80 से 90 रुपीज नेट प्रॉफिट हमें मिल रहा है पर केजी। और अगर हम ओनियन ड्राई करेंगे तो उसमें हमें 50 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलता है पर केजी। लेकिन ओनियन के जो रेजिन है उसकी ड्राइंग प्रोसेस 15 दिन की है। तो उसमें से क्या हो रहा है कि हमने उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, अभी हम ओनियन पे थे, ओनियन का 3 दिन में एक बैच निकलता है 500 केजी का, और वहां पे रेजिन का एक बैच निकलने के लिए हमें 15 दिन लगते हैं। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको प्रॉफिट का 50 रुपए ओनियन में निकल रहे हैं, जगह पे रेजिन में हमें 90 रुपीज के करीब मिल रहे हैं। तो सर ये जो आप सेल के बात पे हम आते हैं, तो सेल के लिए मेन क्या है, सब मार्केट चाहिए। तो ये अभी जो ये ड्राइड जो फूड है, तो इसका अभी कैसा मार्केट है इंडिया में? क्या इसके बारे में अवेयरनेस है, लोग जानते हैं ड्राइड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के बारे में? अभी जो कंटिन्यूसली ग्रो होता है, एग्जांपल लेंगे जो लीफी वेजिटेबल है, स्पिनच है, फेनुग्रीक है, ये जो लीफी वेजिटेबल है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। वो ड्राई होके भी अच्छा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली मार्केट में अवेलेबल है, तो वो चीज ट्राई करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन जो ग्रोइंग सीजनल रहता है और एक टाइम पे उसको ग्लट सिचुएशन आ जाता है, उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं। बाद में एक मतलब 3-4 महीने का जो हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, उसके बाद उसका वापस प्राइस हाइक होना है या बढ़ना है, तो वो सारी चीजें हमें ड्राई करनी है। लेकिन उसमें से अभी कुछ चीजें रहती है, जैसे बीन्स है, ग्रीन पीस है अपना, तो ग्रीन पीस को करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बाद में ब्लांचिंग उसका यूनिट बढ़ता है, फार्म ग्राउंड पे फार्म लेवल पे होता नहीं है। लेकिन जो जो कैरेट्स है, उसके बाद जैसे मैंने आपको स्ट्रॉबेरी बताया, ये सारी प्रिल्यूज है, तो चीजें, तो ये हम जिसको मार्केट अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम ट्राई करते हैं। तो सर देखिए, ड्राइंग में तो मेन क्या है कि कम से कम समय में जितने अच्छे से अच्छा हम प्रोडक्शन कर पाए,
राइट। तो सर इसके लिए किस किस वेज का आप यूज करते हैं, कौन कौन से मशीन का इस्तेमाल किया जाता है सर? अभी मतलब ये सब जो एक्टिविटी चल रही है वो हम्म। फार्म फार्म लेवल पे है। हम्म। मतलब जो भी फार्मर है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम्म। यहाँ पे 8 घंटा 3 फेज कनेक्शन रहते हैं। अच्छा। हाँ, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है। हम्म। जो भी रहती है वो घर में जो लाइट आती है सिंगल फेज की, अच्छा। उसी कैपेसिटी की। फार्म लेवल पे अगर हमने ड्राइंग करना है तो दो टाइप के ड्राइंग होते हैं। एक हम्म। तो हीट पंप ड्रायर है हम्म। जो इंडस्ट्रियल लेवल पे सेट किया जाता है। हम्म। हम फार्म लेवल पे भी करने का सोच रहे थे, हम्म। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 500 kg कैपेसिटी का हीट पंप ड्रायर सेट हम्म। करने के लिए हमें कम से कम एक ड्रायर सेट करने के लिए हम्म। 15 लाख के करीब की लागत लगने वाली थी। अच्छा। क्योंकि हमें उसके लिए इंडस्ट्रियल सप्लाई लेना था। हम्म। उसके लिए 24 आवर्स हम्म। की सप्लाई की नहीं रहा तो बैकअप हम्म। लेना पड़ेगा। हम्म। ये सारी चीजें उसको मतलब जरूरी थी। हम्म। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जो सोलर ड्रायर है वो हम्म। नेचुरल ड्राइंग है, उसमें से हम्म। न्यूट्रिशन लॉस भी नहीं होता। हम्म। खाली उसको हमें अभी एक्सपांड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है हम्म। हम्म। कि 1 यूनिट ड्राइंग का 1 यूनिट है। अगर हम्म। उसके लिए मैंने अगर प्रोसेसिंग रूम बनाया, जी। उसके लिए ओवरहेड बढ़ा लिए मेरे खुद के, हम्म। चॉपिंग मशीन लिया, ये सब किया, तो बिल्कुल। हाँ। उसका ब्रेक इवन जल्दी आने वाला नहीं है। हम्म। उसके आगे अगर मैंने उसमें 5 ड्राइंग यूनिट लगाए, हम्म। प्रोसेसिंग यूनिट तो एक ही रहने वाला है। हम्म। तो मेरा ये जो है, मेरी जो फैसिलिटी है वो आइडियल पड़ रहेगी नहीं, वो हम्म। फुल फेज यूज हो जाएगी। हम्म। और मैं मेरा जो प्रोडक्शन है उसकी हम्म। कैपेसिटी बढ़ा पाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, सोलर ड्रायर मतलब वो भी कोई बड़ी मतलब, जो सोलर ड्रायर जो है, हम्म। इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हम्म। सोलर ड्रायर, उसको नाम सोलर ड्रायर दिया है हम्म। तो वो टनल है पॉली हम्म। हाउस का, हम्म। उसके अंदर एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं। अच्छा। 3 एग्जॉस्ट है, हम्म। बैक साइड को और फ्रंट साइड को 2 है। हम्म। तो उसमें से क्या होता है कि हम्म। कोई भी चीज ड्राई होनी शुरू होगी तो हम्म। उसमें से ह्यूमिडिटी बाहर निकलेगी, निकलेगा, हाँ। पानी निकलेगा बाहर। हम्म। तो वो ह्यूमिडिटी जल्द से जल्द बाहर निकले, इसलिए हम्म। वो एग्जॉस्ट लगाए है। हम्म। वो एग्जॉस्ट रन होने के लिए खाली एक सोलर प्लेट है, हम्म। वो 24/7 वो रन होनी चाहिए, हम्म। इसलिए सोलर प्लेट है। तो सर हमारे किसान भाइयों की तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर वो ऐसा कोई सोलर ड्राइंग का बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं अपने खेती से, तो उसके लिए एक स्टार्टिंग में शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है? उसके लिए क्या कुछ लाइसेंस जरूरी होता है कि उनको कुछ अलग से लाइसेंस लेना है? और कौन कौन सी मशीन का, जैसे एक तो सर सोलर ड्रायर आपने बताया कि हो गया, तो उसके अलावा की कोई और मशीन की जरूरत पड़ सकती है क्या उन्हें सर? 1,50,000 के करीब का इन्वेस्टमेंट है इसको। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हाँ, लाइसेंस की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। कि अगर 500 kg का अगर आपने हम्म। यूनिट डाला है और हम्म। उसमें लाइसेंसिंग प्रोसेस करेंगे तो हम्म। बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। हम्म। इसलिए हमें एक तो 2 प्लान करने पड़ेंगे। हम्म। एक है कि जो 10 एक लोगों का ग्रुप बनाओ, हम्म। ग्रुप बनाने के बाद हम्म। लाइसेंसिंग का प्रोसेस करो, एक कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ या हम्म। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ। हम्म। और सेल्फ 10 लोगों का तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही बनेगा। जी। तो उसमें से वो लाइसेंसिंग प्रोसेस एक हम्म। पॉइंट पे सबके हम्म। कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। हम्म। या तो आप कोई बायबैक, जिससे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उनसे बायबैक का अरेंजमेंट करो। तो ये सर है मैं ये जान लेना चाहूंगी इसके बाद कि आपका अभी फ्यूचर गोल क्या है? सोलर ड्रायर का। मैम मेरा मतलब अभी ये है, अभी मैं जो जैसे मैंने बताया कि मैं अभी इतना कैपेसिटी 5 सोलर ड्रायर लगाने वाला हूँ। हम्म। उसके बाद यही रोल मॉडल तैयार हो जाएगा। हम्म। हमारे जो 13 फार्मर है हम्म। उसको हम लेके जाएंगे और 500 सोलर ड्रायर बन जाएगी। तो हम्म। हम एज अ सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो मॉड जोन का एक्टिविटी देखते हैं, हम्म। उसका मार्केटिंग का काम उसमें, ड्राइंग का जी। हम उधर, हमारा वो विजन है उसमें जी। कि जी। खुद के लिए सब करना है, ऐसे नहीं। हम्म। ऐसे करेंगे तो मैं खुद ही 100 ड्रायर लगाऊंगा तो उसमें मजा नहीं है। जी। मतलब उसमें इंटेंशन में प्रॉब्लम है। हमें करना है तो हम्म। बाद में हम 100 लोगों का बनाएंगे, 500 ड्रायर बनेंगे हम्म। और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे ब्रांड के साथ हम उसको हम मार्केट करेंगे। जी। ये ड्राइंग एक्टिविटी का है। हम्म। उसके बाद हमारा जो फार्मिंग चल रहा है ग्रेप्स ग्रोइंग का, हम्म। उसमें अभी जो पूरे वर्ल्ड में थोड़ी कंपनी है कि जो ब्रीडिंग का काम, ब्रीडर है,
तो उसमें से हमें नई वैरायटीज मिल रही है ग्रेप्स में। तो अभी जो नया वैरायटी आ रहा है उसमें रेड ग्रेप्स है, उसके बाद ब्लैक ग्रेप्स है, उसमें बाद उसमें नई वैरायटीज, उसमें फ्लेवर्स है, उसका शेप अलग है, इसका एलंगेशन है, शेल्फ लाइफ बड़ी है। ऐसी नई वैरायटी अभी मेरे खेत में खुद में और हमारे सयाजी के R&D ब्लॉक में प्लांट हो चुकी है। तो ये दूसरा पार्ट है मेरे फार्म का कि मैं जो भी मेरा 10 एकड़ का फार्म है ये नई वैरायटी है उसमें कन्वर्ट करूंगा। मैंने खुद के फार्म में मतलब 350 400 स्क्वायर फीट की जगह रखी है। अच्छा। उसमें हम बायोडाइवर्सिटी पार्क बने, मतलब मैं खेती मतलब मेरे फार्म में अगर कोई आएगा तो उसको मतलब आने के बाद कोई अलग लगना चाहिए। मेरा वर्कर भी हो तो उसको एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए उधर। तो मैंने उधर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क या मियावाकी पार्क बोलते हैं जापान में, उसका मतलब अभी काम चालू किया मैंने। उसमें कल मैंगो के लगाऊंगा। एक ही ये 400 स्क्वायर फीट की जगह रहेगी, तो उसमें फूल के पौधे रहेंगे, तुलसी के पौधे रहेंगे, एलोवेरा रहेगा, उसके बाद पाइनएप्पल रहेगा। ये ऐसे एक कॉन्सेंट मतलब छोटी जगह में ज्यादा ग्रोइंग, उसको बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके उसमें हम हमारे जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है उसका यूज करेंगे। हमारे खुद का जो कंपोस्ट है, हम खुद कंपोस्ट बनाते हैं, वो बनाएंगे और नेचर को भी सर्व करेंगे। तो मेरा जो ब्लॉक है उसमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी, तो नेचुरली उधर हनी बीज आएंगे, कुछ स्पैरोज आएगी, तो उसका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। जी, बहुत तो ये बहुत अभी के धन्यवाद plan सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया जिससे कि हमारे जो किसान भाई है उनको और भी मुनाफा कमाने का वो कमा सकते हैं सर। टीम टूल्स विला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। थैंक यू। जी।